हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चलो, अपन ने फर्स्ट चैप्टर शुरू कर दिया था, सॉरी सेकंड चैप्टर शुरू कर दिया था। और सेकंड चैप्टर में काफ़ी कुछ अपन ने पढ़ लिया था। पोटेंशियल के बारे में देख लिया था, पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के कारण कितना होता है, पोटेंशियल डाइपोल के कारण कितना होता है, कुछ पोटेंशियल एनर्जीज अपन ने देख ली थी। अब उसके बाद में अपना जो टॉपिक आता है वो आता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट स्टेप पे टॉपिक शुरू करते हैं विद फुल ऑफ एनर्जी। और मेरा नाम है राहुल छाबड़ा फ्रॉम जैन एकेडमी। और अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बड़ा ही, मैंने इस पे दिख रहा होगा तो 2 स्टार मैंने इस पे लगाए हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो फॉर्मूला इससे बनेगा, इस पे खुद पे तो न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। जो फॉर्मूला यहाँ से बनेगा, जो रिलेशन यहाँ बनेगा, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से चैप्टर से है? फर्स्ट चैप्टर से। और पोटेंशियल कौन से चैप्टर का है? सेकंड चैप्टर का। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को मिला के रिलेशन बना है, तो वैसे इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि 2 चैप्टर एक साथ में आ रहे हैं। दूसरा, इस फॉर्मूले की डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। पूरी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड लेवल के हिसाब से बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। थर्ड, इस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है। फोर्थ, ये जो फॉर्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन वाला, ये फॉर्मूला अपने इसी चैप्टर में, पूरे चैप्टर में आगे काम आता रहेगा। जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी। और दूसरा, फिफ्थ बात कौन सी है कि ये जो फॉर्मूला बनेगा, ये आगे अपने थर्ड चैप्टर जो अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, उस करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी काम आएगा। मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, उस मैग्नेटिज्म में भी ये फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस पे 2 स्टार लगाया है। यूँ मान लो 5 स्टार टॉपिक है। तो अपन को रिलेशन डराइव करना भी आना चाहिए। कैसे डराइव होगा? क्योंकि बोर्ड के लेवल के हिसाब से डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिशन के हिसाब से इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो है वो आते हैं। ठीक है, तो अब ढंग से समझो इसमें क्या चीज़ है। जैसे मान लो मेरे पास में क्यू चार्ज है। ठीक है, अपन ने मान लिया प्लस का क्यू चार्ज है, मान लिया प्लस का क्यू चार्ज। इस प्लस के क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये वाली आ गई। ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब देखो, मैंने यहां पर ए पॉइंट लिया और यहां पे मैंने एक बी पॉइंट लिया। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, स्मॉल डिस्टेंस लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस पे कितना हो गया? स्मॉल अपन ने मान लिया डी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैंने मान लिया डी आर। ठीक है, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है? डी आर। ठीक है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है? ई। ठीक है, क्यू नॉट चार्ज को ए से बी तक लाया गया। इस क्यू नॉट चार्ज जब ए पॉइंट पे था तो ये प्लस का क्यू चार्ज इस पे फोर्स किधर लगा रहा था? उधर की तरफ। तो इस पे जो फोर्स लग रहा था क्यू नॉट चार्ज पे, वो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा था? राक्षस वाला पेन आ चुका है और ये फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स आ रहा है इस तरफ, लग रहा है इस तरफ फोर्स। मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ दिया, फोर्स इसमें इधर की तरफ लग रहा है, तो मैंने वर्क कितना किया? वर्क का फॉर्मूला, ए से बी तक लाने में जो मैंने स्मॉल वर्क किया है वो स्मॉल वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट होता है। जानते हैं अपन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? वर्क। अब फोर्स कितना लग रहा है? क्यू नॉट चार्ज पे ई इंटेंसिटी में जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या होता है? फोर्स कितना होता है? क्यू नॉट ई होता है, फोर्स क्यू नॉट ई। तो फोर्स की जगह मैं क्यू नॉट ई पुट कर सकता हूं, तो यहां से डी डब्ल्यू का जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बन जाएगा। एक फॉर्मूला तो ये आया। दूसरा फॉर्मूला अपन पोटेंशियल की डेफिनेशन से निकाल सकते हैं। पोटेंशियल की डेफिनेशन में क्या बोला गया था कि जो वर्क डन होता है ए से बी के बीच में, वर्क डन कौन सा निकाल रहे हैं अपन? ए से बी के बीच का। ठीक है, तो जो वर्क डन होता है वो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा ही तो होता है। तो यदि मैं यहाँ से पोटेंशियल की डेफिनेशन से फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो ये तो अपने पास में मैकेनिक्स से फॉर्मूला आता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, और ये अपने पास में इलेक्ट्रिक से फॉर्मूला आता है वर्क डन क्यू नॉट इनटू डीवी। यदि मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो इक्वेट कर देंगे तो देखो क्या आएगा,
क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू नॉट डी वी। इसको नाम दे दो चाहे इक्वेशन 1, इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अपन ये बोल सकते हैं क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, अपने पास ये फॉर्मूला बनेगा ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी वी आ जाएगा। क्यू नॉट से तो क्यू नॉट कैंसिल। अब देखो मैं फॉर्मूला अपना ये बन गया ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू डी वी बन गया। अब इसको समझना, इस फॉर्मूले से आगे बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, मेन फॉर्मूला अपना यही है। इसी फॉर्मूले से अपन आगे क्या क्या फॉर्मूले बनाएंगे वो चीज़ समझना। मैंने ये लिख दिया, अपने पास फॉर्मूला ये बन गया ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, डी वी आ गया। अब देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, कैसे आगे बढ़ेगा वो चीज़ समझना, ठीक है। ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू डी वी, डी वी किसके बीच का एंगल है, डी वी किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। उन ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी आर है। तो डी आर डिस्प्लेसमेंट में पोटेंशियल डिफरेंस यदि डी वी है, ठीक है, ऐसे ही यदि मैं स्मॉल स्मॉल पॉइंट से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूं तो नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा, बनेगा। यदि जैसे मैंने इस डी आर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, दूसरे डिस्प्लेसमेंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, थर्ड डिस्प्लेसमेंट के पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, अलग अलग पॉइंट्स के लिए मैंने यदि अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के लिए यदि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, तो मान लो कि R1 डिस्टेंस से R2 डिस्टेंस तक यदि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है, कौन से डिस्टेंस से भाई, ये तो कौन सी डिस्टेंस थी, ये मान लो x डिस्टेंस थी, ठीक है। अब ऐसे ही मैं छोटे छोटे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूंगा, सब में निकाल लूंगा, और मुझे तो निकालना है R1 डिस्प्लेसमेंट से R2 डिस्प्लेसमेंट तक, ठीक है। यानी कि इस प्लस क्यू चार्ज से R1 डिस्टेंस से R2 डिस्टेंस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यदि मुझे निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा dv, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और कहां से कहां तक, R1 से R2 हो जाएगा। dv का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा v, dv का इंटीग्रेशन क्या हो गया v, और अपने पास में फॉर्मूला बन गया R1 से R2 ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन R1 से R2 ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इसका मीनिंग अभी बताऊंगा क्या होता है, और इसको आगे और समझो। इसी फॉर्मूले को मैंने थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, ये जो अपना फॉर्मूला था dv इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इसको देखो, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। यदि मैं यहां से इस ई वेक्टर को यदि मैं नीचे ले जाऊं, या उससे पहले एक चीज समझो, ई के बीच में और डी आर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर और डिस्प्लेसमेंट अपन इधर दे रहे हैं, तो एंगल कितना बना, 180 बना, 180। तो यदि मैं यहां से डॉट हटाऊंगा तो मैं ये बोल सकता हूं ई डी आर कोस 180 इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा। कोस 180 की वैल्यू -1, कोस 180 की वैल्यू -1, तो डी आर को नीचे ले जाओ और ये हो जाएगा ई इक्वल टू माइनस का dv अपॉन डी आर। होगा कि नहीं होगा, डी आर तो नीचे चला गया और कोस 180 की वैल्यू -1 आएगी, तो माइनस को उधर ले गए, तो ई इक्वल टू माइनस का डी बाई डी आर। तो एक फॉर्मूला मेरे पास में ये आ जाता है ई इक्वल टू माइनस का डी बाई डी आर, और एक फॉर्मूला मेरे पास ये आ जाता है वी इक्वल टू इंटीग्रेशन R1 से R2 ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। इस फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ई वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा माइनस का dv अपॉन डी आर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब ये डी आर जो डिस्प्लेसमेंट अपन ले रहे हैं, ये एक ही डायरेक्शन में तो जरूरी नहीं है, ऐसा ही तो नहीं है वो x में ही आए, ऐसा तो नहीं है वो z में ही आए, ऐसा तो नहीं वो y में भी आए, ऐसा भी तो हो सकता है वो x y z तीनों में आए, हो सकता है। जब वो तीनों में आ सकता है तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये तो डी आर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में था, यदि मैं x डायरेक्शन में यदि रिलेशन निकालूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, माइनस का dv अपॉन dx आई कैप हो जाएगा। ये तो r डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में था इंटेंसिटी, यदि x डायरेक्शन में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा dv बाई dx, और कौन सी डायरेक्शन है x, तो मैंने यहाँ पे या तो यहाँ पे वेक्टर लगा दो या फिर यहाँ पे आई कैप लगा दो, एक ही बात है, ठीक है। यदि मैं ey लिखना चाहूंगा,
तो ई वाई वैक्टर क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी वाई जे कैप। और यदि मैं माइनस में, यदि मैं जेड लिखना चाहूँगा तो ये हो जाएगा माइनस का डी वी अपॉन डी जेड के कैप। हो जाएगा इस तरह से। तो अपन ये निकालते हैं कि टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कुछ ऐसे ही तो बोलते हैं अपन, ई एक्स वैक्टर प्लस ई वाई वैक्टर प्लस ई जेड वैक्टर। ठीक है, वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स आई कैप माइनस का डी वी अपॉन डी वाई जे कैप माइनस का डी वी अपॉन डी जेड के कैप। ठीक है, फिर देखो इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और लिख सकते हैं। एक तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, एक वी कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस तो मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, डी बाई डी एक्स आई कैप डी बाई डी वाई जे कैप डी बाई डी जेड के कैप और वी को बाहर निकाल लो। तो मैं ये बोल सकता हूँ डी बाई डी एक्स आई कैप प्लस डी बाई डी वाई जे कैप प्लस डी बाई डी जेड के कैप और साथ में वी जो है वो बाहर निकल गया। डी बाई डी एक्स आई कैप डी बाई डी वाई जे कैप डी बाई डी जेड के कैप, इसको अपन बोलते हैं, एक अलग से नाम दिया जाता है जिसको बोला जाता है ग्रेडियंट। माइनस तो ऐसे कैसे, और ग्रेडियंट का सिंबल जो है कुछ ऐसा होता है ग्रेडियंट, और वी जो है वो अपना ऐसे कैसे आ गया। तो ई वेक्टर इक्वल टू आ जाता है माइनस का ग्रेडियंट इंटू वी। ठीक है, ग्रेडियंट जो है वो अपना ये है डी बाई डी एक्स आई कैप डी बाई डी वाई जे कैप डी बाई डी जेड के कैप को अपन क्या बोल सकते हैं, ये ग्रेडियंट। इसको नाम क्या दिया जाता है, इसको यदि नाम की बात करें तो इसको नाम दिया जाता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट समझ में आ रही चीज। ये अपने पास में रिलेशन आ जाता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो इस रिलेशन में क्या क्या चीजें हैं, वो मेन चीज वो है। अभी तो ये रिलेशन को इतना, डेरिवेशन तो है ही, बाकी डेरिवेशन में भी क्या क्या चीजें अपन ने निकाली है वो चीज समझना। फिर से बता देता हूँ, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और फॉर्मूले अपने काफी काम में आएंगे। ठीक है, फिर से देखना इस चीज में है क्या। जैसे अपन ने बोला कि प्लस क्यू चार्ज जो था, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी। ठीक है, मैंने 2 पॉइंट माने ए और बी। ए पॉइंट पे इंटेंसिटी मैंने मान ली ई वेक्टर थी, इधर की तरफ पॉजिटिव है तो आउटवर्ड रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इंटेंसिटी कैसी होगी, आउटवर्ड। ठीक है, इन ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो मैंने मान लिया डीवी था। ए और बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट था वो मैंने क्या मान लिया, डी आर था। ठीक है, वो अपन ने क्या मान लिया, डी आर था। अब क्यू नोट चार्ज को ए से बी तक लाया गया तो वर्क डन किया गया डी डब्ल्यू, किया गया डी डब्ल्यू। वर्क डन का फॉर्मूला एक तो ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क डन का एक तो फॉर्मूला हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा है, कौन लगा रहा है, फोर्स ये लगा रहा है कितना, क्यू नोट चार्ज पे ई इंटेंसिटी पे फोर्स लगता है क्यू नोट ई, तो फोर्स कितना लग रहा है, क्यू नोट ई लग रहा है। तो फोर्स की जगह अपन ने क्यू नोट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर पुट कर दिया। फिर यहाँ से एक और वर्क डन का फॉर्मूला अपन पास किससे आता है, पोटेंशियल डिफरेंस से। वर्क डन होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो वर्क डन अपने पास में आ गया चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू आया डीवी। अब इस फॉर्मूले को अपन ने दो तरह से बनाया, कैसे बनाया, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू डीवी, ये आ गया फॉर्मूला। यदि मैं इस दोनों का इंटीग्रेशन कर दूं, ठीक है, तो इंटीग्रेशन करूंगा डीवी पोटेंशियल डिफरेंस यदि मैं लूंगा तो डीवी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 2 पॉइंट्स के बीच में ही तो लिया जाएगा। ठीक है, तो उन 2 पॉइंट्स के बीच का जो रेंज बनेगी वो कहाँ से कहाँ, जैसे मैं इसकी रेंज बनाना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा, ए पॉइंट की डिस्टेंस r1 है और बी पॉइंट की डिस्टेंस r2, तो मैं ये तो बोलूँगा कि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, r1 से r2, ऐसा ही तो होगा। यदि ए पॉइंट की रेंज r1 है, डिस्टेंस इस चार्ज से डिस्टेंस r1 है और बी पॉइंट की डिस्टेंस इस पॉइंट से r2 है, तो डीवी पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक हुआ है, r1 से r2, ऐसा ही तो हुआ है। तो अपन ने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया r1 से r2 और v इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन r1 टू r2 ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर आ गया। एक तो फॉर्मूला ये बना, ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज में कैसे लेंगे अभी बताऊंगा। और देखो ई और डी आर के बीच का एंगल, इंटेंसिटी इधर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ, एंगल कितना बना 180 बनेगा, 180, इंटेंसिटी इधर डिस्प्लेसमेंट इधर दे रहे हैं तो एंगल बनेगा दोनों के बीच का 180, डॉट हटाएंगे कोस आएगा तो ई डी आर कोस 180 इक्वल टू डी वी आ गया। तो ई इक्वल टू हो गया माइनस का डी बाई डी आर, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ई वेक्टर इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन डी आर वेक्टर। तो एक रिलेशन अपने पास में ये आ गया, ई वेक्टर इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन डी आर वेक्टर। ठीक है, फिर एक्स, ये डी आर डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में है, स्पेस में है, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में हो सकता है,
जब तीनों डायरेक्शन में हो सकता है तो अपन ये बोल सकते हैं x के लिए तो माइनस का डी बाई डी एक्स आई कैप, वाई के लिए माइनस का डी बाई डी जे कैप, जेड के लिए माइनस का डी बाई डी जेड के कैप, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ई एक्स वैक्टर प्लस ई वाई वैक्टर प्लस ई जेड वैक्टर, तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ से इसको पूरे को कॉमन ले लिया तो इसको अपन बोलते हैं, एक नया नाम देते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। अब देखो इसको समझो ये चीज़ें हैं क्या। ये तो रिलेशन अपने डराइव कर लिया, लेकिन एक्चुअल में आया क्या है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूले अपने काम में लेंगे, फॉर्मूले कैसे काम में लेना है वो चीज़ अपन को आनी चाहिए, ठीक है। कैसे, ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में v क्या चीज़ आई है, इस फॉर्मूले में v क्या चीज़ है, इस फॉर्मूले में v जो है वो इन दो पॉइंट्स R1 और R2 के बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अपन ने यही तो बोला है। देखो A पॉइंट का जो डिस्टेंस है प्लस Q चार्ज से, वो मैंने मान लिया कितनी है, R1 है, ठीक है। एक बार मान लेते हैं। B पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R2 है। तो dv जो डिस्प्लेसमेंट मिला है वो R1 से R2 डिस्प्लेसमेंट के बीच में ही तो मिला है। dv जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला है वो कौन से दो पॉइंट्स के बीच में मिला है, R1 से R2 के बीच में, R1 से R2 के बीच में, इतना ही तो मिला है। यानी कि v जो पोटेंशियल, जब मैंने इंटीग्रेशन कर दिया तो v जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला है कौन से दो पॉइंट्स के बीच में मिला है, R1 डिस्प्लेसमेंट से R2 डिस्प्लेसमेंट के बीच में मिला है। और E वहां पर इंटेंसिटी है, ठीक है, और dr वो डिस्प्लेसमेंट है जो अपन दे रहे हैं। क्लियर है। dr कौन सी रेंज हो गई, dr इन दो पॉइंट्स के बीच की रेंज हो गई, R1 से R2 हो गई। अब देखो ये जो फॉर्मूला है इसमें v पोटेंशियल नहीं आया है, ये चीज ध्यान रखना। v क्या चीज आया है, v पोटेंशियल डिफरेंस आया है। कौन से दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, R1 से R2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस को v से डिनोट कर दिया, dv से या डेल्टा v से डिनोट नहीं किया। v पोटेंशियल को डिनोट करते हैं वैसे, वो भी v पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, वो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट के बीच का होता है, ठीक है, इसलिए अपन उसको पोटेंशियल बोल देते हैं। बाकी ये जो v है वो इस R1 से R2 दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट कर रहा है। समझ में आ रही चीज। तो v जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है कौन से दो पॉइंट्स के बीच में, R1 से R2। अब देखो, अब बुक्स के अंदर इस फॉर्मूले को कैसे लिखा जाता है वो बता दूं, कंफ्यूज मत होना, वो भी चीजें सेम ही है। जैसे v जो है इस बुक के अंदर ऐसा लिखा हुआ रहता है, माइनस R1 से R2 E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये भी सही है, सही ये भी है और सही ये भी है। कैसे है वो चीज समझना। यहां पर तो क्या किया गया है, इस फॉर्मूले में अपन ने अभी तक डायरेक्शन को मेंशन ही नहीं किया, नहीं किया मेंशन। E और dr की डायरेक्शन कैसी है अपन को पता नहीं है, और मैंने लिखा भी नहीं है कि E जो है वो dr के अपोजिट है या फिर E जो है वो dr की डायरेक्शन में ही है, ठीक है। डॉट हटाएंगे, जब अपन डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, कोस आएगा। अब इसमें देखेंगे तो कोस 180 बन जाएगा। कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस अपने आप आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या किया गया है, इसमें E और dr को सेम डायरेक्शन में मान लिया गया है, ठीक है। तो E और dr को जब सेम डायरेक्शन में मान लिया गया तो माइनस आ गया, ठीक है। अब इनके लिए तो क्या हो गया, E की डायरेक्शन को पलट दो, E इधर की तरफ था, पलटूंगा तो इधर की तरफ आएगा, तो कौन सा होगा, माइनस ही होगा, तो माइनस ही लगा दिया, ठीक है। अब इनके लिए, इस फॉर्मूले के लिए तो E भी इधर है और dr भी इधर है, लेकिन इस फॉर्मूले के लिए E इधर है और dr इधर है। समझ में आ रही चीज। इसलिए इन्होंने माइनस पहले ले लिया, पहले ही इंटेंसिटी की डायरेक्शन बदल दिया। अब E और dr दोनों कैसे हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए, ठीक है। लेकिन इसमें E और dr कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसमें हटाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, E dr cos 0, सेम डायरेक्शन में तो क्या होगा, cos 0, तो माइनस का E dr ही बनेगा। इसको हटाऊंगा तो E और dr अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं बोलूंगा E dr cos 180, cos 180 की वैल्यू -1, तो माइनस का E dr आ जाएगा, तो फिर यही फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में कंफ्यूजन ये हो जाता है, मोस्टली बुक्स में, नोट्स में, सब जगह ये वाला ऐसे ही फॉर्मूला काम में लिया जाता है, लेकिन इस फॉर्मूले में कंफ्यूजन ये हो जाता है कि जब अपन डॉट हटाते हैं तो E और dr की डायरेक्शन को एक्चुअल डायरेक्शन ले ली जाती है, ठीक है, तो आंसर गलत हो जाता है। क्योंकि ये फॉर्मूला जब माइनस वाला सिंबल काम में लेोगे तब E और E की डायरेक्शन जो है वो एक्चुअल में जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मान ली गई, ठीक है, तब यहाँ माइनस आया है। इसलिए अब जब अपन डायरेक्शन मानेंगे, जब एंगल निकालेंगे तो E की जो एक्चुअल डायरेक्शन है उसको पहले अपोजिट करना है, फिर E और dr के बीच का एंगल देखना है। लेकिन इसमें क्या करना है, जो है एक्चुअल में जैसे डायरेक्शन है, E की जो डायरेक्शन है और dr का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को एक्चुअल में लेना है और जो एंगल निकल रहा है वो एंगल पुट करना है। समझ में आ रही थी। इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला काम में लूंगा ताकि अपन को कुछ याद नहीं रखना, बस याद ही रखना है E और dr के बीच का एंगल देखना है कितना है और वो एंगल पुट करना है, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे तो ले लोगे तो E और dr के बीच का एंगल नहीं देखना है,
ई के अपोजिट डायरेक्शन में और डी आर के बीच का एंगल देखना है, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला लेने की बजाय हमेशा ये वाला फॉर्मूला काम में लेता हूँ, ठीक है। तो ये तो इस फॉर्मूले की बात हो गई। तो इस फॉर्मूले को अपन जब आगे काम में लेंगे तो कैसे काम में लेंगे, V तो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। कौन से दो पॉइंट्स के बीच का, R1 से R2 के पॉइंट्स के बीच का, ठीक है। ये तो एक फॉर्मूला आ गया। अब उस फॉर्मूले को देखो, उसमें अपन को क्या करना है, उस फॉर्मूले को समझना कि उस फॉर्मूले में अपन को क्या करना है। इस फॉर्मूले में ये है E इक्वल्स टू माइनस का dV/dr है। यदि स्केलर फॉर्म में देखेंगे तो E इक्वल्स टू माइनस का dV/dr, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार, E इक्वल्स टू माइनस का dV/dr, ऐसा ही आया है। देखो इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट dV/dr। मैंने पहले भी शायद ऐसी चीज़ बताई थी कि किसी का भी यदि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के साथ में अपन वेरिएशन लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंस लिया जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं ग्रेडियंट। जैसे पोटेंशियल का डिस्प्लेसमेंट के साथ में अपन ने चेंज लिया है तो इसको बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। यदि फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ में लेंगे तो उसको मैं बोल दूंगा फोर्स ग्रेडियंट। यदि इसमें अपन को ये दे रखा है E इक्वल्स टू माइनस का dV/dr, अब इसको समझो इसमें क्या है, क्या चीजें हैं ये एक्चुअल में। dr जो है वो डिस्प्लेसमेंट है और dv है पोटेंशियल डिफरेंस उन दो पॉइंट्स के बीच का। कौन से दो पॉइंट्स के बीच का, जिसका डिस्प्लेसमेंट dr है, समझ में आ रही चीज, जिसका डिस्प्लेसमेंट dr है, dv उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, और E वहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो E इक्वल्स टू माइनस का dV/dr में dr डिस्प्लेसमेंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, dv, समझ में आ रही चीज। अब इसको अपन बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको जो नाम दिया जाता है वो नाम क्या दिया जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, इसको नाम दिया जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया, डिफरेंस इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के साथ में पोटेंशियल में जो डिफरेंस आ रहा है वही क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। अब देखो नेगेटिव सिंबल क्या बताता है, नेगेटिव सिंबल ये बताता है कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है। डिफरेंस नेगेटिव में आने का मतलब पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब चार्ज से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, समझ में आ रही चीज। तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब चार्ज से यदि अपन डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पे, अब इसको समझना दूसरी लैंग्वेज में है वही चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल डिक्रीज होता है, समझ में आ रही चीज। यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही चलता हूं तो पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता जाता है। ये चीज अपन को समझ में आ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, ठीक है, और इधर की तरफ यदि डिस्प्लेसमेंट बढ़ता गया तो फॉर्मूला क्या बनता है, KQ/R। तो R जैसे जैसे बढ़ता जाएगा पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, यानी कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलता जाऊंगा तो पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। तो E का फॉर्मूला ये आ गया माइनस का dV/dr, आ गया फॉर्मूला। अब देखो इसको समझना, तो इस फॉर्मूले में अपन ये बोल रहे थे कि dV जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है कौन से दो पॉइंट्स के बीच का, dr डिस्प्लेसमेंट के या dr डिस्टेंस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, dV। इस फॉर्मूले को यदि मैं स्केलर फॉर्म में लिखना चाहूँ, मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो मैं क्या बोल दूंगा सीधा सीधा E इक्वल्स टू dV/dr, ठीक है। इस फॉर्मूले को अपन यदि स्केलर फॉर्म में लिखना चाहे तो अपन क्या बोलेंगे, dV/dr, ठीक है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अब देखो इसको क्या मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ क्या, समझना इस चीज को, E इक्वल्स टू V/d बोल सकते हैं क्या। ये क्या बता रहा है, dr डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं d डिस्प्लेसमेंट ले सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं भैया। dr की जगह मैं क्या मान लो, इसको केवल d मान लेता हूँ, मान लिया। और v क्या है, dv डिस्प्लेसमेंट, dv पोटेंशियल डिफरेंस की जगह v पोटेंशियल डिफरेंस मान लो, क्या फर्क पड़ता है। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V/d। तो d जो है वो उन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट है जिन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v है, समझ में आ रही चीज। तो v पोटेंशियल डिफरेंस कौन से दो पॉइंट्स के बीच में है जिनका डिस्प्लेसमेंट कितना है, d है, जिन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, d है, उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v है, समझ में आ रही चीज। तो E इक्वल्स टू V/d बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अपन आगे काम में लेंगे। बस इसको समझ लेना, v तो पोटेंशियल डिफरेंस है और d
उन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है जिन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, v है। समझ में आ रही थी? तो v पोटेंशियल डिफरेंस जिन दो पॉइंट्स के बीच में है, d उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है। क्लियर है? तो E इक्वल टू अपने पास में फॉर्मूला जो आता है v अपॉन डी। मेन अपना फॉर्मूला यही है, अपन आगे फॉर्मूला यही काम में लेने वाले हैं। ये dv की जगह मैंने v मान लिया और dr की जगह मैंने d मान लिया, और कुछ नहीं है। अब वो d मान लो, l मान लो, x मान लो, r मान लो, जो मर्जी हो मान लो। अब देखो यहाँ से इंटेंसिटी की अपन एक यूनिट लिखी थी, याद हो तो फर्स्ट चैप्टर में अपन एक इंटेंसिटी यूनिट लिखी थी। इंटेंसिटी यूनिट क्या थी? वोल्ट पर मीटर बोली थी मैंने। एक तो न्यूटन पर कूलम आई थी और एक वोल्ट पर मीटर। मैंने बोला था वोल्ट पर मीटर अपन सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, वो यूनिट आई कहाँ से है, ठीक है। तो वोल्ट पर मीटर यूनिट यहाँ से आई है। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट तो कितनी है, वोल्ट, और डिस्टेंस की यूनिट कितनी है, मीटर। तो इसकी यूनिट जो आती है वो क्या आ जाती है, वोल्ट पर मीटर। तो इंटेंसिटी की जो यूनिट आई थी वोल्ट पर मीटर, वो इस फॉर्मूले से आई थी। क्लियर है? तो ये अपने पास में एक रिलेशन आता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एक तो फॉर्मूला अपन ये वाला काम में लेंगे, V पोटेंशियल, फिर से सुन लो, V पोटेंशियल डिफरेंस है कौन से दो पॉइंट्स के बीच का, R1 से R2 के बीच का, और E वहां पर इंटेंसिटी है, ठीक है। और एक अपन फॉर्मूला ये वाला काम में लेंगे, E इक्वल टू V अपॉन डी, ठीक है। बाकी ये डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, बोर्ड लेवल के हिसाब से बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और ये रिलेशन जो है वो रिलेशन भी अपने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अपना टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसके अंदर, वो और देख लेते हैं। अरे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो भाई? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आ रहा है तो पढ़ रही हो। तो ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, अपने तो दिल का पता दे, चाहूं मैं या ना, तो ही मुझको बता। अरे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो? क्वेश्चन सॉल्व करते रहो भैया। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी टॉपिक क्लियर होंगे, नहीं तो टॉपिक क्लियर नहीं होंगे तुम्हारे। ध्यान रखना इस चीज़ को। देखो पढ़ लो और पढ़ लो। पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, इन तीन चीज़ों के अलावा तुम्हारे पास में चौथी चीज़ नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए और सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ नहीं है, कोई फेसबुक नहीं, कोई व्हाट्सअप नहीं, कोई इंस्टा नहीं, कुछ नहीं, केवल पढ़ाई, ऑनली स्टडी, ठीक है। मज़े करो, मैं ये हमेशा बोलता हूँ मज़े करो। लेकिन अच्छा, कभी किसी ने सोचा है कि मैंने जब मैं ये चीज़ बोल के जाता हूँ कि मज़े करो, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है मज़े करो? देखो, मज़े करने का मतलब क्या है? मज़े करने का मतलब ये नहीं कि खेलो कूदो या कुछ भी करो, इधर उधर भागो कूदो, ऐसा कुछ नहीं है। मज़े करने का एक्चुअल मतलब ये है कि जो काम तुम कर रहे हो उस काम में अपना 100% लगा दो, तब तुम्हें मज़े आएंगे। एक्चुअल जो फीलिंग होती है ना मज़े की, एक्चुअल जो फीलिंग होती है वो फीलिंग कब होती है? जो काम अपन करना चाह रहे हैं उस काम में यदि अपन ने अपना 100% 200% दिया है ना, तब मन से अंदर से एक फीलिंग आती है मज़े वाली, ठीक है। तो वो मेरा मज़े करने का मतलब, मैं ये बोलता हूँ कि मज़े करो, इसका मतलब यही होता है कि जो स्टडी तुम कर रहे हो उस स्टडी को पूरे पैशन के साथ में, पूरे इंटरेस्ट के साथ में, पूरे जी जान उसके अंदर लगा दो, तो फिर मज़ा आएगा। फिर एक अंदर एक अलग ही फीलिंग आती है। जब रात को सोने जाओगे तो बड़ी शानदार नींद आएगी और अंदर से एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ भी मैंने आज पढ़ाई करी है, ठीक है। तो मेरा मज़े करने का मतलब यही होता है कि भी अपना जो भी काम कर रहे हो उस काम में अपना 100% दे दो, तब तुम्हें मज़े आएंगे, ठीक है। तो मज़े करने का मतलब वैसे मज़े करना नहीं होता। चलो, तो अपना एक रिलेशन आ गया था। रिलेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। रिलेशन मेरे पास में आया था v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर r1 से r2, ठीक है। ये अपने पास में रिलेशन आ गया था। इस रिलेशन को ही अपन आगे सॉल्व करना है। अब इसको आगे टॉपिक पढ़ने से पहले एक चीज़ समझो। कुछ फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे, यदि याद हो तो।
एक स्फीयर था, मैं फॉर्मूले रिकॉल करवा देता हूँ। दूसरा स्फीयर था, ये स्फीयर कैसा था, दो तरह के स्फीयर ही तो पढ़े थे अपन ने। इस पे चार्ज सरफेस पे था, तो ये कौन सा स्फीयर है, या तो कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, या फिर नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर है, ठीक है। या तो ये कैसा है, या तो ये कंडक्टिंग स्फीयर है या नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर है, ठीक है। और ये कैसा स्फीयर है, ये कैसा भी हो सकता है, लेकिन यदि चार्ज मैंने अंदर बना दिया और सरफेस पे भी बना दिया, ठीक है, ऐसा, तो ये कौन सा स्फीयर हो गया, ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, जिसमें चार्ज अंदर भी होता है। ये पढ़ चुके हैं, बंदे को नई चीज़ नहीं है। इससे r डिस्टेंस पे बाहर की तरफ जो इंटेंसिटी होती थी उसका फॉर्मूला याद है क्या, KQ/r² होती थी। और सरफेस पे जो इंटेंसिटी होती थी E सरफेस, उसका फॉर्मूला याद है क्या, KQ/r²। और अंदर जो इंटेंसिटी होती थी उसका फॉर्मूला याद है क्या, 0 होती थी, नहीं होती थी, अरे पढ़ चुके हैं इतना अपन। इसमें बाहर की तरफ जो इंटेंसिटी होती थी E आउट, वो कितनी होती थी, KQ/r²। सरफेस पे जो इंटेंसिटी होती थी वो कितनी होती थी, KQ/r²। और अंदर की तरफ जो इंटेंसिटी होती थी कितनी होती थी भी, अंदर की तरफ KQ/r/RQ होती थी। ये फॉर्मूले अपन काम में लेंगे। मैंने फॉर्मूले वापस से रिकॉल इसलिए करवाए हैं क्योंकि यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि इंटेंसिटी आ रही है इंटेंसिटी। अब मुझे करना क्या है वो चीज़ समझना, मुझे निकालना ये है कि इस स्फीयर के कारण, क्वेश्चन समझना अपना क्या है, इस स्फीयर के कारण आउटसाइड वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, समझ में आ रही चीज। तो आउटसाइड वाले पोटेंशियल पे मैं आउटसाइड वाले पॉइंट पे यदि मैं पोटेंशियल निकालूंगा तो मैं इंटेंसिटी कौन सी पुट करूंगा, आउटसाइड वाली। क्वेश्चन समझना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि मैं आउटसाइड में पोटेंशियल निकालूंगा तो इंटेंसिटी कौन सी पुट करूंगा, आउटसाइड वाली। यदि मैं सरफेस पे पोटेंशियल निकालूंगा तो मैं इंटेंसिटी कौन सी पुट करूंगा, सरफेस वाली। यदि मैं अंदर की तरफ पोटेंशियल निकालूंगा तो मैं इंटेंसिटी कौन सी पुट करूंगा, इनसाइड वाली। समझ में आ रही चीज। ऐसे इसके लिए है, यदि मैं आउटसाइड में पोटेंशियल निकालूंगा तो आउटसाइड वाली इंटेंसिटी पुट करूंगा, सरफेस पे इंटेंसिटी निकालूंगा तो सरफेस वाली इंटेंसिटी पुट करूंगा, और अंदर इंटेंसिटी निकालूंगा तो अंदर वाली इंटेंसिटी पुट करूंगा। क्लियर है। इसलिए अपन ने फॉर्मूले वापस से रिकॉल किए क्योंकि अपने सारे फॉर्मूले काम में आएंगे। अब देखो इसके अंदर अपन को निकालना यही है कि आउटसाइड में पोटेंशियल कितना होगा, अंदर पोटेंशियल कितना होगा, सरफेस में पोटेंशियल कितना होगा। दोनों ही स्फीयर के कारण फॉर्मूले अलग अलग बनेंगे, इसलिए दोनों का अलग अलग ही देखना पड़ेगा क्या चीज़ें आती है इसके अंदर, वो चीज़ समझना। तो इसको समझते हुए चलो और पढ़ते हुए चलो, बाकी तुम्हारी मर्जी कैसे क्या करना है। क्वेश्चंस नहीं आ रहे, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे, भी पूछ नहीं रहे हो कुछ, क्यों? पढ़ाई छोड़ दी कि डाउट आना बंद हो गए? डाउट आना एक ही कंडीशन में बंद हो सकते हैं, जब पढ़ाई छोड़ दो। नो स्टडी नो डाउट, मोर स्टडी मोर डाउट, ठीक है। तो डाउट आना तो तभी बंद हो सकते हैं जब पढ़ाई करना बंद कर दो। पढ़ाई करोगे तो डाउट जरूर आएंगे, इसलिए डाउट पूछते रहा करो भी। मुझे लगना चाहिए कि पढ़ाई कर रहे हो, है ना, क्योंकि अब सामने तो दिखते ही नहीं हो। अब यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा, तो मुझे लगना चाहिए कि पढ़ रहे हो। वो कब लगेगा, जब डाउट पूछोगे। डाउट ही नहीं पूछोगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। इसलिए डाउट पूछ लिया करो, चाहे फर्जी डाउट पूछ लिया करो, लेकिन पूछ लिया करो। फर्जी इन द सेंस, अब ऐसा मैं ठलुआ नहीं हूँ कि फर्जी डाउट पूछ रहा हूँ, मैं उन फर्जी डाउट को क्लियर करने बैठा। कुछ पढ़ो भाई, डाउट आएंगे, पढ़ोगे तो, और फिर डाउट आएंगे तो डाउट पूछोगे। चलो नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है वो अपन को देखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर या फिर नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर बोल दो या नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर बोल दो, दोनों का मतलब एक ही हो गया। दोनों में चार्ज कहाँ है, सरफेस पे है। ठीक है, तो अब मुझे इसके अलग अलग पॉइंट्स पे पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट मैंने मान लिया, फर्स्ट कौन सा पॉइंट मैंने मान लिया, आउटसाइड वाले पॉइंट पे यदि मुझे पोटेंशियल निकालना है। देखो अब जितना अपन ने पढ़ा है ना अभी तक, वो सारी चीज़ें काम आएगी। ठीक है, कैसे कैसे काम आएगी वो चीज़ समझना। आउटसाइड वाले पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो मैंने मान लिया कि मेरे पास में ये स्फीयर है, मान लिया। ठीक है, स्फीयर जैसा अपन ने बनाया है, तो इसका मतलब इस पर चार्ज कहाँ रहना है, सरफेस पे रहना है। ऐसा ही रहना है चार्ज सरफेस पे।
इसकी रेडियस मैंने मान ली कैपिटल आर और इसमें चार्ज अपन ने मान लिया कितना है कैपिटल क्यू। ठीक है, मुझे निकालना है, मुझे निकालना क्या है वो चीज़ समझना, मुझे निकालना ये है कि इस पॉइंट P के ऊपर r डिस्टेंस पे पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना होगा ये मुझे निकालना है। और ये कौन सा पॉइंट है, आउटसाइड वाला पॉइंट है, तो मुझे आउटसाइड वाले पॉइंट के ऊपर क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, अब देखो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकाला जाता था, याद हो तो इन्फिनिटी से चार्ज को उस पॉइंट तक ले आओ, जितना वर्क किया जाएगा वो वर्क ही किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल के इक्वल होगा। ठीक है, या तो वो फॉर्मूला लगा दो या फिर फॉर्मूला अपने पास ये और है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर R1 से R2। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मुझे यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है तो मुझे डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना आना चाहिए, यहाँ वाला V आउट आना चाहिए। तो डिफरेंस यदि V आउट आएगा तो फिर दूसरा पॉइंट मुझे कहाँ लेना पड़ेगा, इन्फिनिटी पे। यदि दूसरा पॉइंट मैं इन्फिनिटी पे ले लूँगा तो मैं बोलूँगा V फाइनल माइनस V इनिशियल। मैं चार्ज को कहाँ से कहाँ तक लेकर आऊँगा, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, ऐसा लाऊंगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस लूँगा तो V आउट माइनस V इन्फिनिटी कितना होता है, 0, तो बच जाएगा क्या, V आउट ही बच जाएगा। तो अपने पास ये बचेगा V। समझो, यदि मैं यहाँ तक चार्ज को लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, फॉर्मूला अपना क्या लगेगा, फॉर्मूला अपना ये लगेगा V आउट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, मैं चार्ज को कितनी डिस्टेंस से कितने डिस्टेंस तक ला रहा हूँ, भाई अपन ये तो बोलते हैं R1 से R2। तो इससे मैं कहाँ से ला रहा हूँ, इन्फिनिटी से, और कहाँ तक ला रहा हूँ, R डिस्टेंस तक लेकर ला रहा हूँ। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, इन्फिनिटी से लेके R तक। तो लिमिट अपन लगाएंगे तो कहाँ से कहाँ तक आएगी, इन्फिनिटी से लेके R तक आ जाएगी। अब देखो एक चीज़ समझना, अब राक्षस वाला पेन अपन को एक चीज़ समझाएगा कि इंटेंसिटी किधर की तरफ है, आउटवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट किधर दे रहा हूँ, अंदर की तरफ। ऐसा ही तो हो रहा है, इंटेंसिटी आउटवर्ड, डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ। एंगल कितना, 180, एंगल 180 है तो डॉट हटाऊंगा तो क्या आएगा, कोस 180। तो और इंटेंसिटी कौन सी है, आउट वाली। तो V आउट जो होगा वो हो जाएगा, मैं डॉट हटा दूंगा तो कोस 180 की वैल्यू -1, माइनस को बाहर निकाल लूँ। ठीक है, एक स्टेप खा गया हूँ मैं, भूख लग रही थी। तो E आउट इंटू dr हो जाएगा। आउटसाइड में इंटेंसिटी का फॉर्मूला KQ/r², पढ़ रहे हैं अपन ने। तो आउटसाइड में इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपने पास होता है KQ/r²। तो ये हो जाएगा -इन्फिनिटी टू स्मॉल r KQ अपॉन स्मॉल r² इंटू dr हो जाएगा। K कॉन्स्टेंट, Q कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकाल लो, 1/r² dr बचेगा। तो मैं ये बोल दूंगा यहाँ पे, इसको समझना, V आउट इक्वल्स टू माइनस का KQ बाहर आ गया, अंदर रह गया इन्फिनिटी टू स्मॉल r 1/r² dr। 1/r² का इंटीग्रेशन 1/r² का इंटीग्रेशन 1/r² का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1/r, बता चुका हूँ भी पहले भी मैं। तो V आउट क्या हो जाएगा, माइनस का KQ और 1/r² का इंटीग्रेशन होगा माइनस का 1/r, और लिमिट आ जाएगी इन्फिनिटी टू स्मॉल r। माइनस को बाहर निकाल लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1/r की जगह r पुट करोगे, इन्फिनिटी पुट करोगे, इन्फिनिटी तो क्या होता है 0, V 1/∞ क्या हो जाता है 0। तो माइनस का KQ, माइनस माइनस प्लस का KQ, 1/r माइनस 1/∞। ठीक है, 1/∞ 0 हो जाता है। तो आउटसाइड में जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आ रहा है, KQ अपॉन स्मॉल r है। अब देखो एक चीज़ समझो, इस स्फीयर से स्मॉल r डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल बना है वो कितना बना है, KQ अपॉन स्मॉल r। मैंने जब ये स्फीयर वाले पॉइंट पढ़ाए थे तो मैंने बोला था कि जब आउटसाइड वाले पॉइंट की बात करते हैं तो उस कंडीशन में चार्ज को सेंटर पे कंसंट्रेट माना जाता है। तो जब इस पूरे चार्ज को मैं सेंटर पे कंसंट्रेट मान लूंगा तो Q चार्ज से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/r। Q चार्ज से r डिस्टेंस पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया है, KQ/r, वही फॉर्मूला आया है। इसका मतलब क्या हो गया कि वही चार्ज को सेंटर पे कंसंट्रेट मान लो और r डिस्टेंस पे पोटेंशियल आ जाएगा KQ/r, और उसको डेरिवेशन अपने इस तरह से कर लिया। ठीक है, ये तो आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए था। यदि मैं सरफेस पे पहुंच गया, मान लो मैं सरफेस पे पोटेंशियल निकालना चाहूंगा, तो सरफेस पे पोटेंशियल निकालूंगा तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाऊंगा, इन्फिनिटी टू कैपिटल R लगा दूंगा। भी सरफेस पे जाने का मतलब लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके कैपिटल R डिस्टेंस तक। कितने डिस्टेंस तक, कैपिटल R डिस्टेंस तक। तो कैपिटल R डिस्टेंस तक लगाऊंगा तो यहाँ पे कैपिटल R आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा। तो V सरफेस जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, KQ अपॉन कैपिटल R।
तो सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर होता है। अब अपन को निकालना है इनसाइड में पोटेंशियल कितना होगा। अब मेन चीज़ वहाँ आती है, ठीक है। ये तो अपना आउटसाइड का हो गया, ये अपना बी पॉइंट अपन ने देख लिया कहाँ पे, सरफेस पे, और अब अपना सी पॉइंट आता है इनसाइड, ठीक है। इनसाइड में पोटेंशियल कितना होगा वो चीज़ अपन को देखनी है। देखो वही स्फीयर, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, बड़ा ही सुंदर स्फीयर बना है, ठीक है। इतना गोल तो कभी बना ही नहीं जिंदगी में ही। आर रेडियस, मुझे निकालना है कि इस पॉइंट पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने का तरीका, इन्फिनिटी से चार्ज को यहाँ तक ले आओ, जितना वर्क करना पड़ेगा वो वर्क ही किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल के इक्वल होगा। समझ में आ रही चीज। तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, वही अपना फॉर्मूला क्या है, v इनसाइड इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके स्मॉल आर तक। स्मॉल आर कौन सी डिस्टेंस, अब ये वाली आ जाएगी। अब देखो इस इन्फिनिटी से जब मैं चार्ज को लेकर आऊँगा यहाँ तक, मैं कहाँ से ला रहा हूँ, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से जब मैं चार्ज को यहाँ तक लाऊंगा तो दो इंटेंसिटीज आएगी, कौन कौन सी, एक तो आउटसाइड वाली और एक इनसाइड वाली। तो इसलिए मुझे पाथ को दो पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा, एक तो इन्फिनिटी से लेके कैपिटल आर तक और एक कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। समझ में आ रही चीज़। जब मैं बाहर वाले पे बात करूँगा तो इंटेंसिटी होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है, और जब मैं अंदर वाले पे फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि ये फॉर्मूला लगाना है, तो इंटेंसिटी आउटसाइड में अलग है और अंदर अलग है। तो अपन इसको पूरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे। कैसे कर सकता हूँ मैं, ऐसे कर सकता हूँ, देखना समझना। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, इन्फिनिटी से लेके एक तो कैपिटल आर ले लिया, तब तो इंटेंसिटी मैंने कौन सी ले ली, ई आउट वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, प्लस एक मैंने ले लिया कैपिटल आर से स्मॉल आर, तब मैंने इंटेंसिटी कौन सी ले ली, ई इनसाइड वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। समझ में आ रही चीज। मैंने इस पूरे पाथ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इन्फिनिटी से कैपिटल आर और कैपिटल आर से स्मॉल आर कर लिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इंटेंसिटी अलग थी और यहाँ से यहाँ तक इंटेंसिटी अलग थी। इसलिए यहाँ वाली इंटेंसिटी के लिए लिमिट लगाएगी इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, और अंदर वाली इंटेंसिटी जब लगाएंगे तो लिमिट लगाएंगे कैपिटल आर से स्मॉल आर। लगा दिया। इसका तो फॉर्मूला अपन निकाल चुके हैं, कितना आया है, के क्यू बाई कैपिटल आर आया है। वे लिमिट कैपिटल आर तक, इसका तो डेरिवेशन अपन कर चुके हैं। ये पूरी डेरिवेशन किसकी थी, इसी की तो थी। तो मैं ये बोल सकता हूँ v इनसाइड, ये तो कितना हो जाएगा, सीधा लिख सकते हो के क्यू बाई कैपिटल आर, सीधा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस अंदर इंटेंसिटी कितनी होती है, अंदर इंटेंसिटी कितनी होती है, 0। अरे होती है नहीं होती, अंदर इंटेंसिटी कितनी होती है, अभी बताया था। स्फीयर के अंदर इंटेंसिटी, चार्ज ही नहीं होता तो इंटेंसिटी कितनी होती है, 0। तो ये 0 होती है तो ये पूरा क्या हो गया, 0। तो इनसाइड में पोटेंशियल जो आया वो कितना आया, के क्यू बाई कैपिटल आर। तो इनसाइड में पोटेंशियल उतना ही आया है जितना सरफेस पे पोटेंशियल होता है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इनसाइड में पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पे पोटेंशियल होता है, ठीक है। वहां पर अपन बोलते हैं इंटेंसिटी इनसाइड में 0 होती है, लेकिन पोटेंशियल इनसाइड में 0 नहीं होता है। समझ में आ रही चीज। किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इंटेंसिटी तो 0 होती है, लेकिन पोटेंशियल जो 0 नहीं होता है, वो किसके इक्वल होता है, सरफेस पर पोटेंशियल के ही इक्वल होता है। समझ में आ रही चीज। अब देखो इसमें यदि ग्राफ बनाना चाहिए, ठीक है, लास्ट और फाइनल पॉइंट अपना है इसके लिए, ये पोटेंशियल आ गया, ये डिस्टेंस आ गई, ठीक है। तो ये तो पोटेंशियल आ गया अपना इधर की तरफ, मान लो ये पोटेंशियल आ गया, ये y हो गया और ये अपना x हो गया, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। यदि मैं ग्राफ बनाऊं तो मान लो ये अपना सरफेस वाला पॉइंट आ गया यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। ये स्मॉल आर किसके इक्वल हो गया, कैपिटल आर। ऐसे इधर की तरफ भी ले लेते हैं, दोनों तरफ ले लेते हैं। स्मॉल आर किसके इक्वल हो गया, ज़्यादा गैप आ गया, इक्वल सा ही ले लो। ये स्मॉल आर किसके इक्वल होगा, कैपिटल आर। अंदर की तरफ पोटेंशियल कांस्टेंट, कांस्टेंट क्यों, अंदर पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाई कैपिटल आर। के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। इसका मतलब अंदर पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, 0 नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अंदर की तरफ पोटेंशियल जो रहेगा वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अंदर की तरफ तो पोटेंशियल कैसा है, कांस्टेंट है, आ गया कांस्टेंट, ठीक है। कितना है, के क्यू बाई कैपिटल आर, इतना ही है। फिर जैसे ही बाहर निकलेंगे, जैसे ही बाहर निकलेंगे तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इन्वर्सली है तो पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। तो जैसे ही बाहर निकलोगे पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो इस तरह से डिक्रीज होती जाएगी। तो अपन बोलेंगे वी आउट जो होगा वो इन्वर्सली किसके होगा, 1/r के। समझ में आ रही चीज। तो ये अपने पास में इसमें ग्राफ बनता है। तो अब ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है
कि आउटसाइड में पोटेंशियल होता है के क्यू बाई कैपिटल आर, सॉरी के क्यू बाई स्मॉल आर, सरफेस पे पोटेंशियल होता है के क्यू बाई कैपिटल आर, और अंदर भी पोटेंशियल होता है के क्यू बाई कैपिटल आर। समझ में आ रही चीज़? भी पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल निकालने का तरीका लिमिट लगा दो, बस फॉर्मूला अपन को यही काम में लेना है और यही फॉर्मूला अपन आगे भी काम में लेंगे। लिमिट लगा दो, लिमिट लगाते जाएंगे तो आउटसाइड में बात करेंगे तो इन्फिनिटी टू स्मॉल आर आ जाएगा, सरफेस पे बात करेंगे तो इन्फिनिटी टू कैपिटल आर जाएगा, तो फॉर्मूला ये बनेगा, और अंदर की बात करेंगे इन्फिनिटी टू ये डिस्टेंस यानी कि स्मॉल आर आ जाएगा। फिर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, आउटसाइड के लिए और इनसाइड के लिए, ठीक है। तो अपन ने वही किया है, बाकी इंटेंसिटी के फॉर्मूले लगाए और कुछ नहीं किया। आउटसाइड में के क्यू बाई कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर लगाया, के क्यू को बाहर निकाल लिया, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1/r, फॉर्मूला अपना ये बन जाएगा। ऐसा इनसाइड के लिए बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? तो ये तो अपने पास में स्फीयर कौन सा हो गया, जिसमें चार्ज बाहर है, केवल बाहर है, अंदर कुछ नहीं है। अब यदि ऐसा स्फीयर है जिसमें चार्ज अंदर भी हो तो क्या होगा? तो जब चार्ज अंदर भी हो तो आउटसाइड वाले इंटेंसिटी के फॉर्मूले तो सेम ही थे। तो अब देखो, चाहे तो मैं वापस बता सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। आउटसाइड वाले इंटेंसिटी के फॉर्मूले तो सेम ही लगेंगे, तो पोटेंशियल के फॉर्मूले भी कैसे आएंगे? सेम ही आएंगे। समझ में आ रही चीज? लेकिन इनसाइड में जब लगाएंगे तो यहाँ तक तो सेम ही है, लेकिन इनसाइड में जब यहाँ इंटेंसिटी पुट करेंगे तो यहाँ पर इंटेंसिटी इनसाइड में जीरो नहीं होती है, ठीक है। तो उसके लिए अपन फॉर्मूला लिख देंगे, तो बाकी मैं पूरा ही देख लेते हैं अपन। चलो नेक्स्ट टॉपिक अपना बोर्ड पे लिखा गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के डिफरेंट पॉइंट्स पे अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूले फाइंड आउट करने। अब नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, चार्ज तो है ही, ठीक है। चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, तो ये मान लो एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बना है, बड़ा है सुंदर सा, सॉलिड है तो अंदर भी है मटेरियल, ठीक है। ये अपन ने थोड़ा बहुत अंदर भी मटेरियल दिखा दिया, ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, डायग्राम खराब हो जाएगा। मान लो ये चार्ज इसमें बाहर की तरफ भी है और अंदर भी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, ठीक है। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी रेडियस वही अपन मान लेते हैं कितनी है, कैपिटल आर, और मुझे वही फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पॉइंट अपना कौन सा है, आउटसाइड, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, बाकी चीज़ अपन कर चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। मान लो मुझे इस पॉइंट के ऊपर P पॉइंट पे कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, V आउट, ठीक है, करना है। करने के लिए वही क्या करोगे, अरे वही करना है अपन को, क्या चार्ज को कहाँ से लाओगे, इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी से Q नोट चार्ज को इधर की तरफ लेकर लाओगे। तो अपन पास में फॉर्मूला क्या था पोटेंशियल का, V आउट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E आउट वेक्टर डॉट dr वेक्टर, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके स्मॉल r तक। केवल रिवीजन है पिछले टॉपिक का फिलहाल, और कुछ नहीं है। आउटसाइड में इंटेंसिटी कितनी होती है, वही के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। हाँ, ई आउट और dr के बीच का एंगल, इंटेंसिटी किधर, यदि मैं ई आउट और dr के बीच का एंगल बनाऊंगा तो इंटेंसिटी कहाँ है, इंटेंसिटी तो इधर की तरफ है, ये तो आउटसाइड में इंटेंसिटी हो गई, और dr किधर ले रहे हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट किधर दे रहे हो, इधर की तरफ, तो एंगल कितना बना, 180 बन गया। तो एंगल जब 180 बना तो यहाँ पे आएगा cos 180, और cos 180 की वैल्यू -1, ठीक है। तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं इस चीज़ को, तो माइनस का हो जाएगा इन्फिनिटी टू स्मॉल r ई आउट इंटू डी आर। अब आउट, ई आउट का फॉर्मूला पुट कर दो, ई आउट का फॉर्मूला पुट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी टू स्मॉल r, ई आउट कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। आ गया, सेम डेरिवेशन बन गई, 1/r स्क्वायर, के क्यू तो कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर निकल लेंगे, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का 1/r कर दो, सीधा फॉर्मूला लिख दो क्या, अरे सीधा लिख दो क्या फॉर्मूला, V आउट इक्वल्स टू माइनस का के क्यू तो बाहर आ गया, माइनस का 1/r हो जाएगा इंटीग्रेशन, और लिमिट इन्फिनिटी टू स्मॉल r, माइनस का के क्यू को बाहर निकाल लिया, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1/r, माइनस का 1/r, सीधा फॉर्मूला लिख दो। अब तो V आउट कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन r, तो आउटसाइड में जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, के क्यू अपॉन r, ये अपन पढ़ चुके हैं इतना। ऐसे ही फिर सरफेस पे बात करेंगे, बी पॉइंट पे आ जाओ, बी पॉइंट क्या है अपना, सरफेस पे, ये बाउंड्री बना दी है, ठीक है, अब समझ में आती है चीज। यदि अपन सरफेस पे बात करेंगे तो सरफेस पे क्या होगा, सरफेस पे स्मॉल r किसके इक्वल होगा, कैपिटल R के, तो जब स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल होगा तो V सरफेस क्या आएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल R। देखो यहाँ तो कोई चेंज नहीं है, वही डेरिवेशन है जो अपन ने करी है। अब अपन बात करते हैं इनसाइड में, सी पॉइंट एट इनसाइड, ठीक है। इनसाइड में क्या होगा वो चीज समझना। इनसाइड में फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, V इनसाइड, वही फॉर्मूला इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट
डी आर वेक्टर और लिमिट इन्फिनिटी टू स्मॉल आर। ठीक है, अब स्मॉल आर कौन सा डिस्टेंस है वो चीज़ समझना। यदि अपन इनसाइड की बात कर रहे हैं तो ये तो अपने पास में स्फीयर हो गया। ठीक है, बड़ा ही सुंदर गोल स्फीयर बना दिया अपन ने, और इसके अंदर भी मटेरियल है। ठीक है, इसकी रेडियस अपन वही मान रहे हैं कैपिटल आर, और मुझे फाइंड आउट करना है अंदर की तरफ ये कितनी डिस्टेंस, आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है जहाँ पर मुझे पोटेंशियल का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, यही करना है। तो मैं क्या करूँगा, वही अपन क्या करेंगे, इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर आएंगे, इन्फिनिटी डिस्टेंस से मैं क्यू नोट चार्ज को लेकर आऊँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही इंटेंसिटी के दो फॉर्मूले काम करेंगे, एक तो आउटसाइड वाला और एक अंदर वाला करेगा। तो वैसे अपन इसको पूरे को दो में ब्रेक कर देंगे, दो में ब्रेक करेंगे तो अब देखना वी इनसाइड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर आउटसाइड डॉट डी आर वेक्टर प्लस ई वेक्टर इनसाइड डॉट डी आर वेक्टर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, आउटसाइड के लिए तो कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके कैपिटल आर तक, और अंदर कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। तो इन्फिनिटी से लेके आउटसाइड के लिए तो इन्फिनिटी से लेके कैपिटल आर तक, और इसके लिए कैपिटल आर से स्मॉल आर तक हो जाएगा। इसका तो डेरिवेशन अपन कर चुके हैं। कितना आंसर आया है, के क्यू बाई कैपिटल आर। तो इसको तो मैं सीधा लिख दूं, तो वी इनसाइड इसका तो कितना आया है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर प्लस इसमें ई और डी आर के बीच का एंगल, वो इंटेंसिटी तो इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, इंटेंसिटी तो बाहर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ, तो एंगल कितना बनेगा, कोस 180, कोस 180 की वैल्यू -1, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा माइनस का कैपिटल आर से स्मॉल आर ई इनसाइड इंटू डी आर। इनसाइड में इंटेंसिटी कितनी होती है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए, अभी बताया था, अभी बताई थी भाई। चलो मैं लिख देता हूँ, नौजवान नादान बच्चे हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है ना, है ना, नादान से बच्चे हो, क्या पता है तुम्हें, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब डी आर। अरे होती है क्या अंदर की तरफ इंटेंसिटी, इतनी ही होती है भाई, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, आर तो रेडियस ऑफ स्फीयर है, कांस्टेंट है। स्मॉल आर चेंज हो सकता है, कहाँ से कहाँ तक, अंदर से लेके जहाँ तक भी अपन लेकर जा रहे हैं वहाँ तक। ठीक है, तो स्मॉल आर को अंदर रखो, बाकी सबको बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन से। तो वी इनसाइड इक्वल्स टू के क्यू बाई कैपिटल आर माइनस के क्यू बाई आर क्यूब, के क्यू बाई आर क्यूब, अंदर क्या रह गया, कैपिटल आर से स्मॉल आर, आर डी आर रह जाएगा। आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2, अरे होता है क्या, वी इनसाइड के क्यू बाई कैपिटल आर तो कॉमन, ठीक है, के क्यू कॉमन कुछ नहीं आएगा, अभी कहाँ से कॉमन ले लिया, के क्यू बाई कैपिटल आर तो ऐसे कैसे, ठीक है, के क्यू बाई आर क्यूब ये भी ऐसे कैसे, माइनस का के क्यू बाई आर क्यूब ऐसे कैसे। ठीक है, अंदर क्या रह जाएगा, आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और लिमिट कैपिटल आर से स्मॉल आर। अरे समझ में तो आ रही चीज़ है, फास्ट तो नहीं चल रही चीज़ें। ये फॉर्मूला लगा दिया, इसका तो आंसर ये के क्यू बाई कैपिटल आर पढ़ चुके हैं। इंटेंसिटी अंदर की तरफ ई और डी आर के बीच का एंगल वही 180 है, तो कोस 180, कोस 180 की वैल्यू -1, तो माइनस को बाहर निकाल लिया, ई इनसाइड डी आर हो गया। ठीक है, डॉट नहीं है अब यहाँ पे, ई इनसाइड डी आर हो गया। ठीक है, फिर के क्यू बाई कैपिटल आर ऐसे कैसे, इनसाइड में इंटेंसिटी होती है के क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू डी आर। ठीक है, ये तो ऐसे कैसे, इसको तो अभी तक अपन छेड़ ही नहीं रहे। इधर वाले के क्यू बाई आर क्यूब, के क्यू बाई आर क्यूब ऐसे कैसे, स्मॉल आर डी आर, स्मॉल आर डी आर, स्मॉल आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करेंगे तो v इनसाइड क्या आएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर माइनस के क्यू बाई आर क्यूब। ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा, 2 भी बाहर निकाल लो, क्या 2 को बाहर निकाल लिया। ठीक है, अंदर क्या रहेगा, स्मॉल आर की जगह स्मॉल आर और माइनस करके कैपिटल आर, तो स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये तो आ गया, वैसे फॉर्मूला अपना डराइव हो चुका है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज ही करना होता है। रीअरेंज अपन कैसे करेंगे इसको, वो चीज़ समझना। ठीक है, v इनसाइड, v इनसाइड, ठीक है, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई 2 आर क्यूब। ठीक है, या तो पूरे को ओपन कर लो, या फिर मैं के क्यू बाई 2 आर क्यूब को कॉमन लेता हूँ एक बार, देखना बड़ा ही अच्छे से इसको रीअरेंज किया गया है। के क्यू बाई 2 आर क्यूब को मैंने कॉमन ले लिया पूरे में से ही, यहाँ से लेके इस पूरे में से ही मैंने के क्यू बाई 2 आर क्यूब को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, के क्यू को तो कॉमन ले चुके, आर को भी कॉमन ले चुके, लेकिन नीचे अपन ने कॉमन लिया है 2 आर क्यूब, लेकिन यहाँ पे क्या है, आर ही है, तो ऊपर क्या चला जाएगा, 2 आर स्क्वायर। देखना ऊपर क्या जाएगा,
2r²। क्यों गया वो चीज़ समझो। इसको चलो ओपन कर दो, इसको इससे ओपन करो, 2 से 2 कैंसिल, r² से r² कैंसिल, नीचे क्या बचेगा r, KQ/r। तो फिर से ये आ जाएगा KQ/r आ जाएगा, माइनस ठीक है, KQ/2r³ तो पूरा कॉमन ले लिया, ये ऐसे कैसे बच गया स्मॉल r² माइनस कैपिटल R²। तो ये ऐसे कैसे बच गया स्मॉल r² माइनस कैपिटल R²। दिख रहा है? ओके चलो पूरे को ओपन कर दो, इधर लिख देता हूँ दिख जाएगा, v इनसाइड इक्वल्स टू KQ/2r³ तो कॉमन ले ही चुके, अंदर क्या बच गया यहाँ तो 2r² माइनस यहाँ क्या बचेगा r² माइनस माइनस प्लस का r² बच गया, 2r² प्लस का r² कितना हो गया 3r²। तो v इनसाइड इक्वल्स टू KQ/2r³, ठीक है, 3r² माइनस स्मॉल r²। ये अंदर की तरफ पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है, KQ/2r³ 3r² माइनस स्मॉल r²। समझ में आ रही चीज? ये अंदर की तरफ पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है। तो अंदर की तरफ जो पोटेंशियल अपने पास में आता है v इनसाइड, उसका फॉर्मूला आता है KQ/2r³ 3r² माइनस स्मॉल r²। लोग बाग कई तो ये सोच रहे हैं, बोला ये फिजिक्स चल रही है क्या, कोई संस्कृत चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या क्या लिख दिया सर ने। ठीक है, कुछ नहीं है, मैंने कैलकुलेशन ही करी है, अभी फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। अब देखो एक सेंटर पे और निकालना होता है, फोर्थ इसके अंदर जो आता है पॉइंट डी पॉइंट आता है एट सेंटर, कि सेंटर पे इंटेंसिटी कितनी, पोटेंशियल कितना होगा। यदि ये पॉइंट जो है P वो सेंटर पे चला जाए तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, सेंटर पे रखेंगे तो स्मॉल r कितना हो जाएगा 0, सेंटर पे रख दो, अंदर की तरफ वाला पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा देंगे और सेंटर पे ले जाएंगे तो स्मॉल r किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। तो सेंटर पे जो पोटेंशियल बनेगा वो देखो क्या होगा, KQ/2r³ इंटू स्मॉल r तो 0 हो गया, बचा गया 3r² बच गया, r² से r² कैंसिल, तो v सेंटर जो बनेगा वो कितना बन जाएगा 3/2 KQ/r, यानी कि सेंटर पे पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा 3/2 KQ/r। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3/2 इंटू v सरफेस, हो सकता है क्या, KQ/r तो किसके इक्वल है सरफेस के इक्वल, v सरफेस पे पोटेंशियल, 3/2 v सरफेस। इसका मतलब सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है सेंटर पे उसका 1.5 गुना होता है। तो सेंटर पे ज़्यादा हुआ कि कम हुआ, सेंटर पे सबसे ज़्यादा हुआ, सेंटर पे मैक्सिमम हुआ, ठीक है 3/2 KQ/r। फिर जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल कम, माइनस में है क्योंकि जैसे जैसे r बढ़ेगा पोटेंशियल कम होता जाएगा, और फिर बाहर निकलेंगे तो और कम हो जाएगा, बाहर के लिए तो फॉर्मूला ये है, ठीक है। इसका मतलब मैक्सिमम कहाँ है, सेंटर पे है। फिर जैसे जैसे सेंटर से दूर बढ़ते जाएंगे, सेंटर से आगे बढ़ते जाएंगे, पोटेंशियल कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। यहाँ पे भी पोटेंशियल जो है वो जो भी आएगा वो आ जाएगा, फिर और आगे चलेंगे तो पोटेंशियल और कम होता जाएगा। इसका मतलब सेंटर पे मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, उसके बाद में पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता जाता है। तो ये अपने पास में फॉर्मुलेज निकल के आ गए। आउटसाइड में तो वही फॉर्मूला है KQ/r, सरफेस पे वही फॉर्मूला है KQ/R, बस इनसाइड वाला पोटेंशियल का फॉर्मूला चेंज हुआ है KQ/2r³ 3r² माइनस स्मॉल r², और सेंटर पे कितना आएगा 3/2 v सरफेस। समझ में आ रही चीज? तो ये अपने पास में फॉर्मूले आ गए। अब देखो इसको एक बार फिर से देखना चाहते हो तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, चाहे सरफेस तक तो किसी को दिक्कत नहीं थी। इनसाइड में अपने पास में फॉर्मूला ये था v इनसाइड इक्वल्स टू इन्फिनिटी टू स्मॉल r e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। मैंने इसको उस लिमिट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इन्फिनिटी टू कैपिटल R और कैपिटल R से स्मॉल r। अभी तक वही चीज़ की है जो पहले की थी, यहाँ तक तो वही किया था, यहाँ तक भी वही किया था और यहाँ तक भी वही किया था, ठीक है। e इनसाइड में इनसाइड की इंटेंसिटी इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो एंगल 180 बनेगा, 180 कोस 180 की वैल्यू -1, तो माइनस को मैंने बाहर निकाली और अंदर रहेगा e इनसाइड dr, ठीक है। अब मैंने कुछ नहीं किया, इनसाइड पर इंटेंसिटी की वैल्यू पुट करी है, इनसाइड में इंटेंसिटी की वैल्यू पुट करी KQ स्मॉल r अपॉन कैपिटल R³, तो यहाँ से KQ/कैपिटल R³ को बाहर निकाल लिया, ये स्मॉल r dr, स्मॉल r का इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन की लिमिट पुट कर दी, उसके बाद में कैलकुलेशन करी और सेंटर के लिए स्मॉल r की वैल्यू क्या पुट कर दी 0। स्मॉल r की वैल्यू सेंटर पे अपन ने क्या पुट करी है, स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो स्मॉल r जैसे ही 0 पुट करेंगे तो फॉर्मूला अपना ये बनेगा v सेंटर इक्वल्स टू 3/2 KQ अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू 3/2 v सरफेस। अब देखो इसमें सेंटर पे इंटेंसिटी का मैक्सिमम है, सरफेस की 1.5 गुना है, 3/2 का मतलब 1.5 गुना, तो सरफेस पे इंटेंसिटी की 1.5 गुना है, तो सेंटर पे पोटेंशियल, सेंटर पे पोटेंशियल जो मैक्सिमम है, सेंटर पे पोटेंशियल मैक्सिमम, उसके बाद में जैसे जैसे r बढ़ेगा इनसाइड में पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा क्योंकि माइनस में है,
तो पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। फिर आउटसाइड में निकलेंगे तो आउटसाइड में तो पोटेंशियल और डिक्रीज होता जाएगा। समझ में आ रही चीज? इसका मतलब सेंटर पे पोटेंशियल मैक्सिमम आएगा और उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। अब डिक्रीज किस तरह से होगा वो चीज अपन को देखनी है। तो डिक्रीज किस तरह से होगा उस चीज को समझना कि पोटेंशियल जो डिक्रीज तो होता है लेकिन वो कैसे डिक्रीज होगा। ठीक है, सेंटर पे मैक्सिमम आ गया, इस चीज को तो याद रखना कि पोटेंशियल जो होता है यदि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है जिसमें चार्ज अंदर भी होता है तो उस कंडीशन में सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम होता है और उसके बाद में डिक्रीज होता जाता है। और यदि कंडक्टिंग स्फीयर है तो पोटेंशियल मैक्सिमम कहाँ पे था? सरफेस पे। सरफेस पे भी पोटेंशियल मैक्सिमम था, अंदर तो उतना ही था जितना सरफेस पे है। यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल अपन कहाँ बोल सकते हैं? अंदर या सरफेस पे। उसके बाद में पोटेंशियल डिक्रीज होता जा रहा था। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफ जो बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा। मेन अपना ग्राफ है इसके अंदर। ठीक है, ये ग्राफ आ गया, ये जीरो, ये पोटेंशियल, ठीक है, और ये डिस्टेंस। ठीक है, ये अपन ने मान लिया डिस्टेंस। ठीक है, अब अपन बोल रहे हैं सेंटर पे पोटेंशियल मैक्सिमम है मैक्सिमम कितना है? 3/2 KQ/R। सेंटर पे पोटेंशियल मैक्सिमम है, उसके बाद में पोटेंशियल जो होगा वो क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। तो सेंटर पे पोटेंशियल मैक्सिमम है, उसके बाद में पोटेंशियल क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। राक्षस वाला पेन नाराज है शायद हमसे। तो सेंटर पोटेंशियल मैक्सिमम, फिर पोटेंशियल क्या होता गया? डिक्रीज होता गया। फिर जैसे ही पोटेंशियल जो है, जैसे ही पॉइंट जो है वो कहाँ पहुँचा? सरफेस पे पहुँचा। जैसे ही पॉइंट जो है वो कहाँ पहुँचेगा? स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा? कैपिटल आर के। तो जैसे ही पॉइंट जो है वो सरफेस पे पहुँचेगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। तो जैसे ही पॉइंट सरफेस पे पहुँचेगा, यहाँ पे स्मॉल आर किसके इक्वल हो गया? कैपिटल आर के। ठीक है, उसके बाद में क्या होता जाएगा? उसके बाद में तो पोटेंशियल डिक्रीज तो होगा, लेकिन डिक्रीज कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो पहले तो डिक्रीज ऐसे होगा, फिर बाद में डिक्रीज ऐसे होगा। समझ में आ रही चीज? पहले तो ऐसे डिक्रीज होगा, फिर ऐसे डिक्रीज होगा, इस तरह से। पहले ऐसे डिक्रीज होगा, फिर ऐसे डिक्रीज होगा। तो ये ग्राफ याद रखना है, इसमें कोई समझने वाली ज़्यादा चीज़ नहीं है। यहाँ पे V सेंटर बना और सेंटर में पोटेंशियल कितना बना? 3/2 KQ/R। ठीक है, और यहाँ पे V सरफेस बना, V सरफेस पे कितना बना? KQ/R। सरफेस पे पोटेंशियल कितना बना? KQ/R। क्लियर? तो ये अपने पास में ग्राफ बनता है इसके लिए, स्फीयर के लिए, कि स्फीयर के लिए डिफरेंट आप फॉर्मूले याद रखने और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। फॉर्मूले याद रखने हैं कि चाहे स्फीयर कंडक्टिंग हो, चाहे मान लो चार्ज चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, और अंदर बाहर दोनों तरफ हो। आउटसाइड में तो पोटेंशियल होता है KQ/r, सरफेस पे पोटेंशियल होता है KQ/R, चाहे कैसा भी स्फीयर हो। ठीक है, अंदर की यदि बात करेंगे तो यदि कंडक्टिंग स्फीयर है तो अंदर पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस पे होता है, और यदि नॉन कंडक्टिंग की बात करेंगे तो अंदर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/2R³ 3R² माइनस स्मॉल r²। केवल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में चेंज होता है, बाकी सब में फॉर्मूले जो है वो सेम ही रहेंगे। तो ये अपने पास में टॉपिक्स जो थे फिलहाल पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, पोटेंशियल अपन ने फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, या फिर कल करें। को ज़्यादा लंबी क्लास हो गई दिखती है, चलो कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल इस पे 2-3 छोटे टॉपिक और बच रहे हैं, वो डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो न्यूमेरिकल्स अपन डिस्कस कर लेंगे, बाकी और इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। तो पोटेंशियल का जो टॉपिक था वो ऑलमोस्ट सा अपना कंप्लीट सा हो गया है। कुछ 1-2 पॉइंट्स और रह गए हैं, तो कल में पोटेंशियल जो है अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपना कैपेसिटेंस जो है उसको शुरू करेंगे। कैपेसिटेंस भी बहुत अच्छा टॉपिक है, जैसे पोटेंशियल अपना अच्छा टॉपिक है वैसे ही कैपेसिटेंस भी इससे भी अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो वो और इसमें न्यूमेरिकल्स और अच्छे बनते हैं। तो इसमें अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, उसके बाद में पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला देख लिया था KQ/R। उसके बाद में डाइपोल के कारण उससे रैंडम पॉइंट में पोटेंशियल का फॉर्मूला देखा था KP cos θ/r²। उसके बाद में अपन ने एनर्जीज के फॉर्मूले देखे थे कि 1 चार्ज सिस्टम का एनर्जी कितनी होगी, 2 चार्ज सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी, 3 चार्ज सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी, वो सारी चीज़ें अपन ने इसमें देख ली थी। उसके बाद में अपन ने आज देखा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में E = V/d या E = -dV/dr, या फिर V = मेन फॉर्मूला क्या था? V = E वेक्टर डॉट dr वेक्टर R1 से R2। ठीक है, मेन फॉर्मूला अपना ये आया था। और E = V/d अब अपन आगे कैपेसिटेंस में काम में लेंगे जो रिलेशन आएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन ने
कंडक्टिंग स्फीयर के लिए आप पोटेंशियल के फॉर्मूले डिफरेंट पॉइंट्स पे फाइंड आउट किए थे। आउटसाइड में के क्यू बाई कैपिटल आर स्मॉल आर, सरफेस पे के क्यू बाई कैपिटल आर, अंदर की तरफ के क्यू बाई कैपिटल आर, अंदर की तरफ पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। ऐसे ही नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के लिए बात करेंगे, इसमें चार्ज अंदर भी होता है, तो आउटसाइड में के क्यू बाई स्मॉल आर, सरफेस पे के क्यू बाई कैपिटल आर और इनसाइड में के क्यू बाई 2 आर क्यूब 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास में पोटेंशियल के फॉर्मूले जो है वो निकल के आ गए। तो यहाँ तक के अपने टॉपिक्स जो है वो सारे कंप्लीट होते चले गए। अब इन सब टॉपिक्स को पढ़ते रहो, अच्छे से समझते रहो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ये सब करते रहो और चैनल को आगे शेयर करते रहो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए चले, और ऐसे ही पढ़ते रहो, मज़े करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।